गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, जोहार। मैं रंजना सिंह फ्रॉम डाइट गुमला। आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, उस विषय के अंतर्गत पढ़ाऊंगी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है वो हम जानेंगे। हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की पालन की भी उम्मीद करता है, जो देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि जहाँ पर हमारे अधिकार आते हैं उससे पहले हमारे कर्तव्य आते हैं। जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें अधिकार खुद ब खुद मिल जाते हैं। तो संविधान में कौन कौन से वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। पहला है संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तो ये पहला मौलिक कर्तव्य हमारा होता है कि हमारे संविधान द्वारा जो नियम कानून बनाए गए उसका हम पालन करें। प्रत्येक नागरिक को उसका पालन करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रध्वज मतलब राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। हमें राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रगान जब कहीं भी होता है तो हमें उस समय खड़े होकर अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। और स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो क्रांतिकारियों ने कुछ आदर्श बनाए थे उनको भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा और सच्चाई का हमें पालन करना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। संप्रभुता मतलब जो भारत को संविधान द्वारा शक्तियाँ प्राप्त हैं, और भारत में जो एकता की भावना है, और जो भारत में अखंडता मतलब हम लोग 29 राज्य हैं हमारे देश में, सभी राज्य अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम एक भारत देश के निवासी हैं। तो जो ये हमारी अखंडता है ये कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कभी भी बंटनी नहीं चाहिए। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं होना चाहिए। तो हमें इस तरह से अपनी अखंडता को बनाए रखना होगा। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। और देश की रक्षा जैसे युद्ध के समय या कोई भी महामारी के समय या कोई भी आपदा के समय जब हमारे देशवासियों को हमारी सहायता की ज़रूरत होती है उस समय हमें सहायता करनी चाहिए और अपने देश की बाहरी शक्तियों से, दुश्मनों से रक्षा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करनी चाहिए। तो भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब सभी के बीच में प्रेम और स्नेह की भावना हो और सब हर भारतीय अपने को भाई माने, इस भावना का हमें निर्माण करना चाहिए। तथा महिलाओं जो जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो महिलाओं के बारे में बोल दी जाती हैं सामान्य रूप से कि महिलाएं तो ऐसी होती हैं, महिलाएं तो वैसे, तो इस तरह की कोई ऐसी बात ना बोली जाए जिससे कि किसी भी महिला के सम्मान को ठेस पहुँचे। ऐसे किसी भी व्यक्ति चाहे वो महिला या पुरुष हो, किसी को भी सम्मान को हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन यहाँ महिलाओं के प्रति कभी कभी भेदभाव कर दिया जाता है, इसलिए विशेष रूप से महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ प्रथाएं होती हैं जिसमें कि महिलाओं को ठेस पहुंचती है। तो ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए, जैसे दहेज प्रथा, सती प्रथा, उसके अलावा बाल विवाह प्रथा, ये सब का हमें त्याग करना चाहिए। ये सामाजिक बुराइयां हैं। सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को हमें समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में महिलाओं को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार था, महिलाओं के प्रति लोग बहुत सम्मान की भावना रखते थे। तो ये हमारी बहुत गौरवशाली परंपरा है, हमें इसको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनकी भी हमें संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। कुछ ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त प्राय हो रहे हैं जैसे शेर, बाघ, इन सब का भी पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हमें इन्हें भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। हमें अंधविश्वास से दूर रहकर किसी भी चीज़ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोचना चाहिए और किसी को सताना नहीं चाहिए, उसके प्रति मानवीयता की भावना रखनी चाहिए और हमें दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए। और अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो उसको हमें सुधार करने की भावना रखना चाहिए। ये नहीं हो कि हमारे अंदर बहुत अहंकार हो कि नहीं हो जो हम जानते हैं वही सही है, इस तरह की भावना
नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। तो जैसे सार्वजनिक संपत्ति में हमारे रेल है, रेल जो है वो एक सार्वजनिक संपत्ति है। उसके अलावा विद्यालय भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, सड़कें भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है। तो इन सब चीज़ों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये हम नुकसान पहुंचा के सरकार को नहीं बल्कि अपने खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारे टैक्स से ही सड़कें बनती हैं और भी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई का हमें और समाज को लाभ मिलता है। इसलिए समाज के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो सार्वजनिक चीज़ों की रक्षा करे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब व्यक्ति को हमेशा अपने विकास के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए कि जिससे कि वो अच्छी चीज़ों को सीख सके और बुराइयों पर विजय प्राप्त करे, जिससे हमारा राष्ट्र लगातार विकास करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। और हमारे संविधान ने शिक्षा को भी मूल अधिकार में शामिल कर लिया है और सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। तो ये भी जानना चाहिए हमें कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 4 क को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 11 है। अब हम पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता, जिसको इंग्लिश में सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है कि धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। जैसे कोई हिंदू है तो वो मंदिर में जाके निसंकोच जाके अपनी पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। कोई सिख है तो वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं। और कोई भी ईसाई है तो वो चर्च जा सकते हैं। और इसमें धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। मतलब राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, अर्थात भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में होगी, न ही किसी एक धर्म को समर्थन देगा। भारत में सभी धर्मों को बराबर स्थान दिया जाता है, बराबर महत्व। जैसे भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की उम्मीद नहीं की जाती। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनका निष्कर्ष यह है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है। सब अपने अलग अलग धर्म को मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकते। और एक ही धर्म के अंदर ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को दबा सके। राज्य किसी नागरिक पर न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है, मतलब किसी खास धर्म को राज्य किसी व्यक्ति को जबरदस्ती मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, और ना ही लोगों को की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। आप जो भी धर्म के हैं उस धर्म की पूजा पाठ प्रार्थना करने को आप स्वतंत्र हैं। सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए, यह एक सवाल है। मानवाधिकार, वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसको जन्म से प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था बदल नहीं सकती है। मानवाधिकार का अर्थ उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा मतलब इज्जत से जुड़े हैं। इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार। अभिरक्षा मतलब जैसे कोई गिरफ्तार हो गया है, कोई अपराध कर दिया, गिरफ्तार हो गया है तो वो जेल में बंद है, तो पुलिस कस्टडी में, पुलिस के अभिरक्षा में उसके साथ कोई इस तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता है। और महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार भी सम्मिलित है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पूरी दुनिया में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
10 दिसंबर को हर साल इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो यह घोषणा किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। कब की गई थी? 1948 में। मानवाधिकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन से गरीबी का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब गरीबी का समापन करना है और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। मानवाधिकार दिवस मनुष्य के असली अधिकार प्राप्त करने की याद में दुनिया भर के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। संसद और कार्यपालिका को क्रमशः देश में कानून का निर्माण और उसको लागू करने का कार्य सौंपा गया है, जबकि न्यायपालिका यह देखती है कि उस नियम का पालन सुरक्षित ढंग से हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय सामुदायिक समूह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं, ये लोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य करती हैं। भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। तो भारत में मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 1993 में, जिससे दीवानी अदालतों की सारी शक्तियां, विशेष रूप से गवाहों को बुलाने तथा गवाही प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। राज्य में भी मानवाधिकारों के उल्लंघन मतलब जब किसी भी नियम का पालन नहीं होता है तो उसको उल्लंघन बोलते हैं। उसको रोकने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग है। तो अब हम जानेंगे कि मानवाधिकार आयोग क्या कार्य करता है। तो मानवाधिकार आयोग का पहला कार्य है कि उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। जैसे किसी ने शिकायत कर दी कि फलाने ने इस नियम को नहीं माना है, तो उसकी जांच होती है कि वास्तव में जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है वो उसकी शिकायत सही है या झूठ है। जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों के जांच के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। जैसे जेल में कोई कैदी रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको बहुत गंदगी में रखा जाए, सांस लेने की जगह ना हो, बंद कमरा हो, उस तरह का नहीं। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जैसी परिस्थितियों में रहने की व्यवस्था है कि जहाँ वो रहे साफ सफाई हो, हवादार रूम हो, उस तरह की व्यवस्था एक कैदी के लिए भी होनी चाहिए। मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करता है। जैसे किसी व्यक्ति को के अधिकारों के प्रति कोई अगर बाधा पहुंचाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती आतंक कर फैलाता है, तो उसकी भी जांच होती है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, तो मानवाधिकार के क्षेत्र में खोज करते हैं, उनको खोज को प्रोत्साहित करते हैं कि और भी हम क्या चीज़ें मानवाधिकार के अंतर्गत ला सकते हैं। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहित करने, एनजीओ जिनको बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी आगे बुलाया जाता है। अब हम कुछ जानने योग्य शब्द जानेंगे जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश शब्द ही ज़्यादा प्रचलित होता है। तो मानवाधिकार को इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। ह्यूमन राइट, नागरिक मन सिटीजन, समानता मन इक्वालिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये सब इंग्लिश वाले शब्द हिंदी में भी प्रचलित हैं। संसाधन मतलब रिसोर्स, संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। जैसे रिक्त स्थानों की, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं? वो मानवाधिकार कहलाते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत। समिति की रिपोर्ट कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के यहाँ पर आप बुक से पढ़ के देखेंगे। संविधान के 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क को स्थापित करके यह बनाया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप खुद इस वीडियो को देख के या किताब से पढ़ के आप खोज के लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।